Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, this is hardly an open secret. Everybody knows this. I mean, किसको ये बात नहीं पता है कि करंट अफेयर्स के बिना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आज की डेट में क्रैक करना एक्चुअली उसका सपना देखना भी बुरा है. बिकॉज over the last few years, what we have noticed is about 30 to 40% of this exam किसी न तरह से directly या indirectly, and be that as it may in any subject for that matter, right? हम लोगों ने देखा है कि वो आता ही आता है करंट अफेयर्स से. नाउ वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर ऑल द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, स्पेशली एट दिस जंक्शन ऑफ दिस प्रिपरेशन, दिस जंक्शन इन द सेंस कि अब कुछ ही समय में हमारी एग्जाम आ जाने वाली. वी आर प्रैक्टिकली एंटरिंग द मंथ ऑफ मे नाउ ऐसे टाइम पर देयर रिक्वायर्स टू बी अ कंसोलिडेशन. आपने बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, कौन सा रेलेवेंट है कौन सा इररेलेवेंट है वो तो दूर की बात है, बट द काइंड ऑफ इनंडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक अच्छे एस्पिरेंट को भी ओवरवेलम कर सकता है. आई डोंट वांट यू टू गेट ओवरवेलम. मैं एक छोटा सा एक कंपेंडियम बना रहा हूं, एक एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सो कॉल्ड रेलेवेंट करंट अफेयर्स. अब ये सो कॉल्ड रेलेवेंट करंट अफेयर्स क्या होता है? व्हाट इज रेलेवेंट करंट अफेयर? सो ओवर द लास्ट फ्यू डेज जो हम लोगों ने हमारे टॉपर्स आए हैं उन सब लोगों से भी, एंड इन द लिमिटेड विजडम दैट वी हैव जनरेटेड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स टीचिंग यू, मुझे कुछ अंदाजा हो गया है कि ये कौन सा रेलेवेंट करंट अफेयर्स होता है. इन मोस्ट केसेस रेलेवेंट करंट अफेयर्स वो होता है जो तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन यानी कि पॉलिटी के सिलेबस से, फॉर एग्जांपल इन माय सब्जेक्ट, वो कनेक्टेड होता है. एंड नाउ इट बिकम्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर एनी एस्पिरेंट टू फिगर आउट व्हिच वन इज व्हाट. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube के माध्यम से इस तरह का एक वीडियो बना देता हूं. दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गर वीडियो बट इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और हर पार्ट एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है विच विल एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, द प्रेसिंग नीड दैट यू हैव राइट नाउ. मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एंड मुझे लगता है इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू क्रैक दिस एग्जाम, एटलीस्ट इन सो फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस. ऑलराइट, उससे पहले एक मेजर अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए. सो आई होप आप हमारे यूपीएससी अनअकैडमी यूपीएससी मंजिल का पार्ट थे. कल हमारे यहां पर एक ह्यूज अनाउंसमेंट हुई है, and this is the announcement that 15 month का the 15 months 15 months, that is a complete comprehensive GS course आपको अवेलेबल हो गया है at nearly 24999, which is a huge price drop. इतना मैसिव प्राइस ड्रॉप अनअकैडमी ने आज तक नहीं किया. मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटर would be able to provide you such quality preparation at this junction. 24999 is the price. Make sure that you don't miss this. This is a great opportunity. अब इससे ज्यादा अच्छा मौका तुम्हें मिलेगा नहीं. Make sure that you get it, and please याद रखना ये एक लिमिटेड प्राइस है. Alright, you will not get it for a long time. Make sure कि अभी इसको वक्त को जाया मत करो, और make sure that you take this offer. Also, those who want to join me on Telegram channel, please join me on Telegram channel. इस वीडियो को स्कैन कर लेना इस कोड को, वीडियो को पॉज करके, और अगर आप मेरा कोड यूज करना चाहते हो तो कोड इज SIDLIVE SIDLIVE. इस कोड को स्कैन करो. यू कैन गो टू द अनअकैडमी वेबसाइट एंड टेक आवर कोर्स. पहला टॉपिक जो मेरे रेलेवेंट करंट अफेयर्स का, तो मैं क्विकली वील जस्ट लुक एट द करंट अफेयर एंड देन वील गो इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीस. सो पहला है 78 ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा वर सस्पेंडेड फॉर डिसरप्टिंग पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस. ये भी ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में भी है, द हिंदू में भी है, और ये न्यूज इफ आई एम नॉट रॉन्ग December 20th of 2023 की न्यूज है. अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये तो हो गया, पुराना हो गया. पुराना कुछ भी नहीं होता. एटलीस्ट एक साल का करंट अफेयर कभी भी पुराना नहीं होता. सो हैविंग सेड सो, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैंने ये वाला करंट अफेयर को रेलेवेंट नाम क्यों दिया. मैंने ये वाले करंट अफेयर को रेलेवेंट नाम इसलिए दिया है, इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि यहां से मुझे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का क्वेश्चन आने का उम्मीद है. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हम लोगों ने देखा है कि देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. एडजर्नमेंट मोशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्फिडेंस मोशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. इनफैक्ट अब जो बाकी कोर्सेज होते हैं जैसे जियो साइंटिस्ट वगैरह या ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक क्विक समरी देता हूं. गेट रेडी. सो लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर आर द टू हाउसेस. पार्लियामेंट के दो हाउसेस है. वी हैव अ बाइकैमरल स्ट्रक्चर. दोनों हाउसेस को अपना अपना काम करना होता है. देयर आर अ होस्ट ऑफ फंक्शंस जो उनको करने होते हैं. दीज होस्ट ऑफ फंक्शंस में हम लोग को पास कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए, कोई ना कोई कायदा होना चाहिए. उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं ROPCOB,
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में भी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस राज्यसभा में भी है। अगर आप संसद की वेबसाइट पर चले जाओगे तो आप इनके पीडीएफ को देख सकते हो। प्लीज देखना मत, बिकॉज इसमें बहुत अरसा लगा, बहुत टाइम लग जाएगा, फेल हो जाओगे। कब तक पढ़ोगे? और जो रेलेवेंट है वो मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, और जो थोड़ा बहुत बाकी आता है करंट अफेयर में वो यहां पढ़ा रहा हूं। Either ways, getting back to the business. So आरओपी सीओबी ऑफ लोकसभा भी है, आरओपी सीओबी ऑफ द राज्यसभा भी है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इंप्लीमेंट कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है। सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उसी तरह से रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द राज्यसभा इंप्लीमेंट करेंगे द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब वो मॉनिटर है ना, एक तरह से सभापति है। सो दे आर लुकिंग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, सो दे आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम वेरियस एंगल्स। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इस रूल का मतलब क्या होता है, इस रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब कभी कभी क्या होता है कि संसद की कार्रवाई, द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। नाउ अगर द सभापति को यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये लगे कि जी ये है ना कोई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हु सिटिंग इनसाइड, he is deliberately doing it, या that party or that group is deliberately doing it, then he has the option of taking recourse to certain rules। अब वो कौन से certain rules है जिसके तहत जो सभापति है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो किसी तरह के पार्लियामेंट को बचाने के लिए यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को ढंग से ऑपरेट करने के लिए व्हाट कैन ही यूटिलाइज। सो देयर आर टू रूल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट इन सो फार एज लोकसभा इज कंसर्न। वन इज रूल 373, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, तुम इसको देख लो। वन इज रूल 373 ऑफ द आरओपी सीओबी ऑफ द लोकसभा एंड द अदर वन इज 374 ऑफ द आरओपी सीओबी ऑफ द लोकसभा। तो ये दोनों लोकसभा की बात हो रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, 373 में क्या किया जाता है? 373 इज अ रिलेटिवली, ऐसे माइल्ड तो नहीं है, बट फिर भी एज कंपेयर टू व्हाट इट कैन हैपन। तो कभी कभी सभापति किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ध्यान से सुनना ठीक है, मेमोराइज तब कर पाओगे जब तुम समझ पाओगे। रूल 373 में जो आरओपी सीओबी ऑफ द लोकसभा में, उसमें जो सभापति है यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को बोल सकते हो यार आप ना ठीक से बिहेव नहीं करो, आप ना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करो जानबूझ के, मैं आपको बोलता हूं कि आप अभी के अभी हाउस छोड़ के चले जाइए। इन अदर वर्ड्स ही इज आस्किंग हिम टू लीव द हाउस। दिस इज रूल 373। लीविंग द हाउस से याद रख लेना 373। अब 374 क्या है? 374 थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब 374 में क्या बोला जाता है? 374 में बोला जाता है कि आई एम नेमिंग यू। तो सभापति क्या बोलते हैं? द वर्ड इज नेमिंग, राइट? द वर्ड इज आई नेम समबडी। नेम समबडी एज एन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला जाता है कि हम मेरे ना तुम नजरों में आ गए हो, आई एम नाउ नेमिंग यू and now there may be a motion। बिल्कुल ध्यान से सुनना, there may be a motion to suspend you from the house। so the point here is कि आपको पहले एक झटके में ऐसे सस्पेंड नहीं किया जाता, आपको पहले नेम किया जाता है, फिर मोशन आता है, और मोशन पास होने के बाद आपको सस्पेंड किया जाता है ना। यहां तक समझ में आ गया? सो 373 में आपको बोला 5, अभी के अभी यू जस्ट लीव दिस हाउस, ओके, लीव द हाउस, सस्पेंड की बात नहीं हो रही, लीव द हाउस। 373 में ये हो गया। 374 में तुम्हें नेम किया गया, और नेम करने के बाद एक अगर पार्लियामेंट ने मोशन या हाउस ने मोशन पास कर दिया, आईज, नोज, फेवर, अगेंस्ट एटसेट्रा, तो तुमको सस्पेंड किया जाएगा। अब 374 को अमेंड किया गया था इन द ईयर 2001। 374 को 2001 में रूल 374 को 374A एक पोर्शन ऐड किया गया था। अब वो सबसेक्शन क्या है? वो सबसेक्शन बोलता है कि कभी कभी जो नेमिंग वाला प्रोसेस है, नेम, मोशन, सस्पेंड, वो नेम, मोशन, सस्पेंड करने की इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। यू कैन डायरेक्टली से दैट आई एम सस्पेंडिंग यू। मतलब तुम्हें वो नेम और वो पूरा धीरे धीरे जाने से अच्छा यू कैन से कि आइदर वी आर सस्पेंडिंग यू फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 5 days और समटाइम्स टिल द एंड ऑफ द सेशन। तो 374A के लिए कोई सेपरेट मोशन पास करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो गए। सो अगर आप यहां पर देखोगे तो अभी जो हमारा करंट अफेयर था उसमें था कि सस्पेंड हुआ। अब सस्पेंड होने का मतलब या तो 374 के फॉर्म में होगा या फिर 374A के फॉर्म में।
अब आपके मन में आएगा कि सर ये केवल लोकसभा में होता है, नहीं, सर्टेनली ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लोकसभा में होता है, इट ऑल्सो हैपेंस इन द राज्यसभा। अब थोड़ा सा याद रखना, 373 को याद रखना विथ 255 इन द राज्यसभा। जो 373 है, जो भी मैंने बताया उसको याद रख लेना कि यार वो हाउस छोड़ने को बोल देते हैं, यानी कि राज्यसभा से निकल जाओ, वो हो जाएगा 255 में। और 374 वो नेम मोशन सस्पेंशन वाला, NMS ऐसे करके जो वाला याद रखते हैं, तो 374 को याद रख लेना 256 से, एग्जैक्टली 373 255, 374 256। 374 कैपिटल ए जो 2001 में आया, जिसमें बोला 5 दिन के लिए अभी के भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड करते हैं, उसका कोई काउंटर पार्ट मिररिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अवेलेबल इन द राज्यसभा। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, हमको 2-3 ही बातें इस पर क्वेश्चन आएंगे। लेट्स क्विकली रिकैप कि हो क्या सकता है। तो इस पर क्वेश्चन क्या आएंगे कि हु इंप्लीमेंट्स, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हु इंप्लीमेंट्स द आरओपी सीओबी ऑफ द लोकसभा, तो आंसर दे देना स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हु इंप्लीमेंट्स द आरओपी सीओबी ऑफ द राज्यसभा, तो आंसर दे देना चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और टफ पेपर आएगा तो तुमको ये पूछा जा सकता है 373, 374, 374A, और वहां पर राज्यसभा में 255 और 256। सिंपल, ओके। उसके मतलब कंटेंट्स भी पूछ लिए जाएंगे। मोर देन इनफ, मुझे लगता है नो अननेसेसरली टाइम पास करने की जरूरत है, एटलीस्ट इन सो फार एज दिस ब्रांड न्यू करंट अफेयर इज कंसर्न्ड। वैसे मेरी क्लासेस में मैंने स्पेशल क्लासेस भी लिए ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यू कैन गेट इनटू दिस पार्ट। सो सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ो जितने से तुम्हारे एग्जाम पास हो जाए, ना कम ना ज्यादा। लेट्स गेट डाउन टू द नेक्स्ट बिजनेस ऑफ द डे, एंड द नेक्स्ट बिजनेस ऑफ द डे इज दिस वन। सो हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। Headline says President Draupadi Murmu calls for all India Judicial Service to recruit judges. Supreme Court Constitution Day celebrations. Murmu calls for an all India Judicial Service to recruit judges. Says will boost representation. ये है November 27, 2023 की। Now ये डेट क्यों महत्व हो रही है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशंस की न्यूज आ रही है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन का मतलब क्या हो गया? हमको एक क्वेश्चन तो यहां पर ही आ गया, पहले ही आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 27 नवंबर को क्यों लिखा हुआ है यहां पर, यानी कि ये 27 नवंबर की न्यूज़पेपर है, यानी कि अनाउंस जो इवेंट हुआ है वो 26 नवंबर को हुआ है, तो 26 नवंबर को क्यों है? बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So the date which is mentioned on the preamble, 26 November, the date on which we adopted, enacted, gave to ourselves this constitution, 26 November, the day on which the last of the reading, the third and the final reading of the constitution ended, 26 November, that is the Samvidhan Divas or the Constitution Day. So 26 November 1949 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड अभी देखो एक ही करंट अफेयर है बट हमारे पास एक और MCQ हो गया है। ये डिस्कशन को भी समझना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। Now, what does All India Judicial Services entail? तो उससे भी पहले यह समझना जरूरी होता है कि what is All India Services. So when we say All India Services, Article 312 of the Constitution mentions All India Services. Now, All India Services का मतलब होता है the union appoints, but they serve the state. So they are appointed by the union, but they are serving. They are posted all around in the state. Question एक और आ सकता है कि कौन कौन सी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज बोल सकते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज, एटलीस्ट इन सो फार एज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तक तो ये माना गया। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी ब्रैकेट में डाल दिया गया, मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑल इंडिया सर्विसेज। तो प्रोवाइड ये किया गया, एटलीस्ट प्रोवाइड तो ये किया गया, अब हुआ या नहीं हुआ वो दैट्स अ डिफरेंट इशू, कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कुड आल्सो बी अंडरस्टूड एज अ टाइप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एटलीस्ट इन सो फार एज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 312 इज कंसर्न।
So Article 312, so we'll understand this. Article 312 of the Constitution outlines the creation of an All India Judicial Services. All India Judicial Services is very important. उसमें वर्ड देखो कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है. उसमें 312 सब क्लॉज 3 में लिखा है that must not comprise any position lower than that of the district judge. लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज क्या है यार? हाउ विल यू डिफाइन? बिकॉज ये अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता. लॉ में हमेशा डेफिनेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय लॉ इटसेल्फ. लॉ की खासियत ये होती है कि आप लॉ में अपने बुद्धि नहीं यूज कर सकते. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉ. वन इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज पार्लियामेंट्री विजडम एंड द थर्ड इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. तो 312 सब क्लॉज 3 में लिखा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज विल नॉट डील विद एनी पोजीशन व्हिच इज लोअर देन डिस्ट्रिक्ट जज. अब ये डिस्ट्रिक्ट जज कहां से पता चलेगा? डिस्ट्रिक्ट जज पढ़ने के लिए तुमको आर्टिकल 236 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये डिफाइंड हुआ है वेरियस पोजीशन, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, सिटी सिविल कोड, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एटसेट्रा ऑल द वे टिल फुल स्टॉप, यहां तक असिस्टेंट सेशन जज तक. अभी लेटेस्ट ऑफ लॉज है उसमें इसमें से कुछ पोजीशंस को हटा दिया गया है और कुछ को वेरी कर दिया गया है. उसके बारे में हम नया सा वीडियो बनाएंगे जब 1 जुलाई के बाद वो इंप्लीमेंट हो जाएगा. सो फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी जुडिशियल ऑफिसर्स या जुडिशियल एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं उनके लिए खासकर ये ज्यादा जरूरी है. पॉलिटी स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता नहीं है, ये थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा, बट नेवर माइंड, यू शुड नो दिस. तो ये टॉपर मटेरियल हो गया. 1 हो गया 312 कि तुम्हारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए. ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. गलती से फॉरेन सर्विस मत लिखकर आ जाना. फॉरेन सर्विस लिखकर आओगे तो तुम्हारा ऐसे फॉरेन हो जाएगा. ओके, खत्म ही हो जाएगी कहानी. राइट, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती है. ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. फेयर इनफ. ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पहले तो नहीं थी, सर्टेनली नहीं थी. ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया. ये हो गया बिल्कुल टॉपर क्वेश्चन. अब तो माउंट एवरेस्ट पे खड़े हो गए. ओके, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है. अब ये बात है कि सर ये ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है. यस, अब इससे 2 रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक बिल्कुल जो पॉलिटी के एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सपोज मुझे ऑल इंडिया सर्विसेज, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूं. सपोज मुझे एक ऑल इंडिया सर्विसेज और बढ़ाने. ओके, मैं ऑल इंडिया कोई भी एक सर्विसेज बढ़ाना चाहता हूं. तो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, मान के चलो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी हो चुका, लेकिन मुझे एक और सर्विस ऐड करना है, या फिर मेरे को जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसको हटाना है, और या फिर उसको कुछ वेरिएशन करना है. तो कैसे करने का एक ही तरीका होता है, दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेजोल्यूशन, कीवर्ड रेजोल्यूशन, टू एनी एड, सब्ट्रैक्ट, वेरी एनी ऑल इंडिया सर्विस, बड़े ध्यान से सुना, रेजोल्यूशन मस्ट स्टार्ट इन द राज्यसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा जो है वो परमिशन देता है इन अ वे, आई मीन टेकिंग अ लेमैन टर्म, राइट, दैट इज द वन जब वो 2/3 ऑफ देयर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इस रेजोल्यूशन से सपोर्ट करता है, तब ही कोई, वर्ड देखो, तभी ही कोई क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. अब ये क्वेश्चन अपने आप में फेडरलिज्म का सॉलिड क्वेश्चन है. देखो, अगर तुम सब्जेक्ट एंजॉय करोगे, इंटरकनेक्शन करोगे तो समझ में आएगा. मैंने बोला राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, और लोकसभा तो बात की बात है. तो राज्यसभा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? बिकॉज इट इज द सॉरी इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अब स्टेट्स का क्या बात है? ऑल इंडिया सर्विसेज यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और वो सर्व करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड बन जाते हैं स्टेट के. तो इन अ वे, अगर तुम लोगों ने कभी भी मेंस में के लिए पढ़ने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ा, तो ऑल इंडिया सर्विसेज फेडरलिज्म के लिए, कि उसके बैलेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यू कैन नॉट हैव एन ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आपकी स्टेट की आवाज ही ना आए. स्टेट से पूछना जरूरी है. अब स्टेट से कैसे पूछोगे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा के लिए बोला जाता है. राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ द स्टेट्स, आवाज है ये. अगर उनको पूछा ही नहीं जाएगा तो यूनियन पार्लियामेंट ने जो फैसला कर लिया स्टेट के ऊपर बेचारों को मानना पड़ जाएगा. तो वो जब बेचारों को मानना पड़ जाएगा तो बेचारा तो है नहीं कोई यहां पर, बिकॉज यहां पर तो हम लोग स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को मानते हैं, और स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है. सो वी कैन नॉट जस्ट टेक अ बाईपास रूट अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड वायोलेट दैट स्पिरिट. इसीलिए ये हमेशा, तो अभी देखो एक और क्वेश्चन आ गया,
एक हो गया कि कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो बोलना जी रेजोल्यूशन पास करेंगे राज्यसभा, फिर पूछेंगे जी राज्यसभा कौन से मेजोरिटी से पास करेंगे, तो बोलना राज्यसभा जो मेजोरिटी यूज करेगा वो यूज करेगा 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये सवाल यहां पर हो गया कि ये आ गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अब ये क्वेश्चन शायद मेंस में फिर एक इंपॉर्टेंस हो सकता है, मेंस की बात कर रहा हूं, ये प्रीलिम्स में थोड़ा मुश्किल है कि जी एग्जिस्टिंग वे में क्या होता है। जी एग्जिस्टिंग वे में होता है आर्टिकल 233 एंड 234 के अनुसार जो आज तक डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो जो भी उस स्टेट के जो हाई कोर्ट होता है उसकी निगरानी में एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में जैसे आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं या रिटर्न हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। अब तुम लोगों ने मेरी बात पकड़ी नहीं, मैंने बोला डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर स्टेट का हाई कोर्ट की निगरानी में वहां की स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट करती है, फिर उनका इंटरव्यू होता है प्रॉपर्ली और फिर वो जुडिशियल ऑफिसर्स बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं। ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 233 एंड 234 में। डिस्ट्रिक्ट जज को हो गया, लेकिन तुमने जैसे ही मैंने बोला कि डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट ये एग्जाम वेरी करता है, तो डू यू रियलाइज कि हमारे पास हमेशा जो एक बड़ी कंट्री में हमेशा जो इशू उठ जाता है वो हमेशा ये हो जाता है, खासकर डेमोक्रेसी में ये वाली सिचुएशन कि यार यूनिफॉर्मिटी हो, जितनी ज्यादा प्लूरालिज्म हो वो भी ठीक हो, जितनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी हो वो भी ठीक हो। वाह जी, तो हमारा ना हमेशा यही गेम चलता रहता है बैलेंसिंग का। ओके, यूनिफॉर्म प्लूरल यूनिफॉर्म प्लूरल यूनिफॉर्म प्लूरल, यही गेम चलती रहती है। तो कभी हम लोग, ये तुमने हर जगह पे देखा होगा यार, बहुत वैरायटी है। ओके, तो हमारे पास पूरा देश में हजारों टाइप के डायलेक्ट्स है, ओके, लैंग्वेजेस है, लेकिन फिर तुम लोग इस बारे में बार बार बहस सुनते होंगे और तुम्हें बहस सुनने में लगती है यार कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। उसी तरह से पर्सनल लॉज, यार इतनी बड़ी कंट्री है, इतने वैराइटीज ऑफ लॉज है और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लॉज, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यू विल ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग। सो मैं अपनी क्लासेस में कई बार बोलता हूं। सो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ना तुमको हवाबाजियां नहीं करनी होती, राइट। तुम्हें सब्जेक्ट को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरह समझना पड़ता है। यू हैव टू रियली अब्सॉर्ब द सब्जेक्ट, लेट द सब्जेक्ट कम टू यू, and that is why my students become such champs in the subject, because I want them to think of this entire exam in as an exercise in trying to understand India and India's राज व्यवस्था। so इसी तरह से अभी हमने देखा जी यूपी में अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट अलग है, रिप्रेजेंटेशन कुड बी डिफरेंट, बट बिहार में कुछ और हो सकता है, कर्नाटका में कुछ और हो सकता है, दिल्ली में कुछ और हो सकता है। डू वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी? तो यस, मेंस में तुम ये बोल सकते हो दैट द नोशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्या करेगा इसका? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर एक सच में तुम्हारी जैसे तुम्हारी यूपीएससी की एग्जाम होती है, अगर उस तरह के एग्जाम में एक कॉमन एग्जाम होने लग जाए फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट जजेस, डू यू थिंक इट विल एड यूनिफॉर्मिटी? Maybe, and in the words of the honorable president of India, she believes कि ये पक्का हो सकेगा। तो होने का क्या चांस है? There is a higher chance that we will ensure an efficient subordinate judiciary, structural issues आ जाएंगे, varying pay and remuneration across states, filling vacancies जल्दी हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग हो जाएगी एंड सो ऑन सो। देखो बार बार तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि एक जगह पे आप हमेशा यहां पर एक्सपेक्ट करोगे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, अब जैसे ये इंप्लीमेंट होगा ना देन वे वेरिएबिलिटी की बात होने लग जाएगी, ये पूरा का पूरा गेम बैलेंस में जाएगा। तो कहीं पर तुम्हें लगेगा नहीं नहीं बात तो सही है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन ऑल ऑफ दिस, और कहीं कहीं तुम्हें लगेगा रहने दो ये इंटरफेरेंस होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज है। फिर से क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म आ जाएगा एंड ये एक और बात चल जाएगा। तो अभी तक तो ये सिर्फ बात हुई है, जिस साल या जिस महीने में ये डिस्कशन आगे बन जाएगी, फ्रक्टिफिकेशन हो जाएगी कि ओहो चलो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना दो, उस साल का सबसे भयंकर करंट अफेयर ये हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स रेज्ड ऑन फेडरलिज्म। वील गेट टू दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लेट्स फर्स्ट गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो दो टॉपिक्स हो गए हमारे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, सेकेंड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का। मोर और लेस ज्यादातर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करके बैठे होते हैं, एंड आई एम श्योर यू आर वन अमंग्स देम। डोंट वरी अबाउट दिस, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक काफी पुराना टॉपिक, लेकिन ये फिर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक टाइम तक आर्टिकल 370 एक ऑल द पॉपुलर फोकलोर, पॉपुलर बातों में होता था, लेकिन
पॉलिटी में पर से इसका क्वेश्चन नहीं आता था. एवरीथिंग चेंज एंड आई थिंक हैज चेंज फॉर गुड फॉर ऑलवेज इज 5 अगस्त 2019 का. सो ऑल्दो मैंने इस पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए. इनफैक्ट आई वाज फॉर्चुनेट, पता नहीं वो कैसे हुआ था, चांस इवेंट ही हुआ था कि 5 अगस्त 2019 जब ये एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370. वैसे इट वाज नॉट टेक्निकल एब्रोगेशन बट वट एवर, ओके, माइनस द टेक्निकलिटीज ऑफ इट. तो उससे कुछ ही दिन पहले मैंने ये आर्टिकल 370 की एक पूरी स्टोरी सुनाई थी, द कंप्लीट वीडियोस, द कंप्लीट, एंड सडनली आई वाज सो टेकन बैक. मैंने कहा वाओ यार, 2-3 दिन के बाद ही ये हो गया था 5 अगस्त 2019. एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जब आया था, आई एक्चुअली मेड अ वीडियो अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर. एक रात पहले मैंने बोला था कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. The judiciary will pass this entire law as legal and valid. It will pass the constitutional muster. You can enjoy those videos और बड़ा मजेदार वीडियोस थे, you know, God was kind. तो आप उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी. यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेरे नाम से, सिद्धार्थ अरोरा एंड 370, एंड आई एम श्योर यू विल गेट सम वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट्स इन दिस पार्ट. Either way, coming down to today's current affairs. So the point here is how can country have two constitutions? So ये article 370 वाला ये जो judgment वाला question है, now it has become a polity question. Now it has become a static question. So let me address this question. But इससे पहले, for those amongst you who are not aware of this entire story, let me explain this entire story to you. So थोड़ी सी story लंबी है, okay? तो समझने की कोशिश करते हैं. So article 370 क्या है? आर्टिकल 370 पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैं धीरे बोल रहा हूं ताकि तुम लोग इसको आराम से लिखना स्टार्ट कर दो. पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाला गया था. आर्टिकल 370 पार्ट 21 में क्यों है? क्योंकि पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिएंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है. जी, ये टेम्पररी प्रोविजंस में क्यों डाला गया है? नहीं, ये टेम्पररी प्रोविजन में डाला गया बिकॉज इसके पीछे एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है. देखो मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, गो स्लो. सो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास किया गया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे थे. जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, उन्होंने बोला था ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15th August 1947, फ्रॉम द अपॉइंटेड डे ऑफ 15th August 1947, British India will be divided into two autonomous dominions. One will be called as India, the other one will be called as Pakistan. Pakistan will be made up of Muslim dominated region. Word keyword Muslim dominated region. Muslim dominated region of West Punjab, East Bengal, Northwest Frontier Province, British Balochistan, Sindh, Khairpur and Sylhet Province. और ये बन गया पाकिस्तान, जिसको ऑब्वियसली तुम्हें मालूम है पहले जब बना था तो वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बना था, और फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश. ओके, थैंक्स टू इंडियन आर्मी. ऑलराइट, सो ये सिचुएशन हो गया. नाउ इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक प्रोविजन और था, और वो था उन रजवाड़ों के लिए, द प्रिंसली स्टेट्स. सो इंडिया में उस टाइम पर 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स है. व्हेन आई से इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं, प्रिंसली स्टेट्स है. व्हाट इज कमाल की बात है कि इन प्रिंसली स्टेट्स का अरेंजमेंट विद इंग्लैंड or Britain was not the same as बाकी इंडिया. तो एक्चुअली देयर वाज अ ब्रिटिश इंडिया एंड देयर वाज प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया एक्चुअली टेक्निकली कॉलोनी था. यूनाइटेड प्रोविंस जो बाद में यूपी हो गया, या फिर बंगाल, या फिर बॉम्बे प्रोविंस, या पंजाब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे एक्चुअली कॉलोनी थे. जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनका कुछ अपना ही अरेंजमेंट था. इसको बोलते थे स्यूजर एंटी. जो लोग मुझसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ेंगे, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुमको ये सब अंदाजा हो गया होगा. Either ways, coming back over here. Now, in Indian Independence Act 1947 में इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक और प्रपोजल दिया गया. बोला देखो, तुम चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, चाहे तो अपनी कोई अरेंजमेंट बना लो. तो मेरी बात समझ में आई? तो चॉइस दे दी गई, इंडिया, पाकिस्तान या फिर अपनी कोई अरेंजमेंट बनाओ. इन अदर वर्ड्स, तुम्हें जो मर्जी करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. प्रिंसली स्टेट्स जो 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से मेजोरिटी ने तो या तो इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया. इंडिया में ज्वाइन कराने के लिए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस शुड हैव, मतलब वी शुड ऑल से अ साइलेंट थैंक्स टू द ग्रेट सरदार पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. उन्होंने इंश्योर किया कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो जाए, वरना बहुत सारे ऐसे बीच में बहुत सारे रजवाड़े वगैरह घूम रहे होते. आइदर वेज दैट स्टोरी गॉट एंडेड. नाउ तीन रजवाड़े थे, उनमें कुछ ना कुछ अड़चन थी. The one of the Rajwada was Junagadh, the second one was Hyderabad, and the third one was the
Jammu and Kashmir part. Now, Junagadh was managed, military action से Hyderabad was also managed, and the problem remained with Kashmir. Now, कश्मीर का इशू क्यों ऐसा हो गया? Now, कश्मीर का इशू इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था. एक तो इट वॉज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान के करीब कुछ भी होता तो थोड़ा सा हेडेक होता ही, राइट. एक तो इट वॉज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान. द सेकेंड इशू ओवर हेयर वॉज दैट पाकिस्तान वॉन्टेड, उसका कुछ का अपना ही अलग से लॉजिक था. एक्चुअली जो कश्मीर का मुद्दा था वो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गया बिकॉज वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजोरिटी थी, लेकिन वहां के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो हिंदू थे ना. पाकिस्तान ने इसको अपना एक बेसिस बना लिया. पाकिस्तान ने बोला, ओ देखो ये मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, हमारे पास होना चाहिए. राजा हरी सिंह हाउएवर आर डिफरेंट प्लान्स. राजा हरी सिंह सेड ना मैं इंडिया के पास जा रहा हूं, ना मैं पाकिस्तान के पास जा रहा हूं, मैं एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करवाना चाहता हूं. वर्ड क्या बोला? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री शुड अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. सो आई होप मैं समझा पा रहा हूं, इसलिए तुम्हें आर्टिकल 370 अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. सो द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू मेक द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. नाउ राजा हरी सिंह सेड कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करो. उसे पाकिस्तान को भी भेज दिया और उन्होंने इंडिया को भी भेज दिया. इंडिया सेड वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द स्टैंड स्टिल एग्रीमेट. हम जब तक तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक वी आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द पार्ट्स. वो तुम बैठे रहो, हमने कोई साइन करे. जिन्ना ऑन द अदर हैंड, यानी कि रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, उसने साइन कर दिया, लेकिन उनका इरादा कभी भी नहीं था उस एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करने का. ना पहली बात है कि पाकिस्तान का लॉजिक कंप्लीटली रॉन्ग था. बिकॉज उन्होंने क्या बोला था, वो पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान बोला कि जी बिकॉज वो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है इसलिए हमारे पास होना चाहिए. देखो, उनको दिखाना चाहिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की फोटो कॉपी करो और पाकिस्तान भेज दो, और उनको बोलो पहले एक बार फिर से पढ़ो इसको. उसमें लिखा हुआ था मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पाकिस्तान बनेगा. ये जो मुस्लिम डोमिनेशन वाला पोर्शन का जो फॉर्मूला है वो प्रिंसली स्टेट्स पर एप्लीकेबल नहीं था. प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई थी, वो उनके राजा, उनके रीजेंट की मर्जी थी. ये पाकिस्तान हैज नेवर बीन एबल टू रैप देयर हेड अराउंड सच अ कॉन्सेप्ट. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है. आइदर वेज, गेटिंग बैक टू दिस. सो राजा हरी सिंह ने जिन्ना से साइन कराया, जिन्ना साहब ने साइन कर दिया, इंडिया ने साइन नहीं किया. लेकिन जिन्ना साहब की नीयत ठीक नहीं थी. जिन्ना ने उसी टाइम अपने कबालियों को बोला अक्टूबर में ऑफ 1947 की अटैक कर दो. ओके, राजा हरी सिंह को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी जो आर्मी है वो उनकी रक्षा कर लेंगे. वो भाग गए सबके सब, राइट. नाउ राजा हरी सिंह हैड नो अदर चॉइस. तो राजा हरी सिंह केम रशिंग टू इंडिया और बोले कि हमारी हेल्प कर दो. सरदार पटेल सेड नथिंग डूइंग. जब तक इंडिया का तुम पार्ट नहीं बनोगे तब तक हमारे देश के वीर सेना क्यों तो अपने आप को रिस्क में डालेगी. हमारा काम तो उसी को रक्षा करना है ना जो इंडिया का पार्ट है. तो ही सेड करेक्ट. तो ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ अक्टूबर 26 एंड 27 ऑफ 1947 राजा हरी सिंह ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. नाउ इट्स अ वार्निंग, ओके, इट इज एन अलर्ट हियर. प्लीज अंडरस्टैंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कोई कश्मीर के लिए खास नहीं बना हुआ था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हर रजवाड़े ने, जिसने अपने आप को इंडिया का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया था, उसने साइन किया हुआ. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कोई मेड इन कश्मीर फॉर कश्मीर नहीं है. हाउएवर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत सारे बाकी रजवाड़ों ने साइन किया. बाद में उन्होंने मर्जर ट्रीटी साइन करके इंडिया का पार्ट बन गया था. नाउ कश्मीर वाले मुद्दे में कुछ अजीब सी बात हुई. उसमें दो क्लॉजेस थे, क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8. ये सब मैं तुमको इसमें दे दूंगा, तुम इसी को आराम से पॉज करके भी देख सकते हो. अभी मैं इसलिए जानबूझ के स्लाइड्स को स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं, वरना तुम्हारा ध्यान वो उधर चले जाएगा एंड देन यू विल नॉट गेट द द एक्चुअल ग्रास्प ऑफ द टॉपिक. लेट्स गेट दिस पॉइंट. सो क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रीड बनाता है. सो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग रीड? इंटरेस्टिंग रीड ये है, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है. इंटरेस्टिंग रीड ये लिखा हुआ है उसमें कि द कश्मीरी पीपल और द कश्मीर इज नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, इज नॉट ऑब्लिगेटेड to accept the future constitution of India whenever it is. Now please understand, ये 1947 में साइन किया गया. तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है ये बोल रहे हैं कि जी वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेंगे. अभी वी आर अ पार्ट ऑफ दैट, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट,
लेकिन इट इज नॉट ऑब्लिगेटेड एंड ऑब्वियस एंड द सेकेंड स्टेप सब्सिक्वेंट दैट वी कैन टेक स्टेप्स टू इंश्योर सॉवरेनिटी ऑफ कश्मीर। now, सबसे पहले तो ये बात बड़ी अजीब लगी बाबा साहब को, खासकर ये बड़ी अजीब बात लगी क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला जो कि कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज द प्राइम मिनिस्टर, अपरेंटली वो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए ऑफ कश्मीर, उन्होंने नया रैंक दिया था प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो वो जो पोजीशन थे वो बड़े अपोज कर रहे थे कि नहीं जी आपको तो हमें कश्मीर को सॉवरेनिटी देने की बात हुई है, और वो एक वर्ड डिमांड कर रहे थे आयरन क्लैड ऑटोनॉमी, ये एग्जैक्टली वर्ड है कोट अनकोट आयरन क्लैड ऑटोनॉमी। बाबा साहब सेड आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी ऑफ दिस, तुम इंडिया के पार्ट हो, हाउ कैन दैट बी? सो द वर्ड इज हाउ कैन यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ कंट्री विद इन अ कंट्री। सो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, हाँ, तो इन वेरी डिफरेंट टर्म्स बट कुछ कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है, हाउ कैन कंट्री हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी की न्यूज है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत पहले से उठ रहा था। However, under the pressure of Gopalaswamy Iyengar and probably some support with Jawaharlal Nehru साहब also, at that time एक आर्टिकल 306A 306 कैपिटल A in the draft constitution को एक्सेप्ट किया गया, जो बाद में बन गया आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डाला गया पार्ट 21। नाउ होल्ड ऑन एंड नाउ अंडरस्टैंड, हिस्ट्री हो गया, फैक्ट्स हो गया, नाउ अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले ये सोचो कि 370 से हुआ क्या। 370 ने कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। स्पेशल स्टेटस के अनुसार जो स्टेट है, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट है, उसको कुछ खास प्रिविलेजेस मिल गए। नंबर 1, वो रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर डिफाइन कर सकते थे आर्टिकल 35A में, ये बाद में हुआ था ऑब्वियसली बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954, लेकिन इट इमर्ज फ्रॉम आर्टिकल 370। उसी तरह से 35A के वजह से तुम्हें मालूम है कि जो बाकी इंडिया के लोग हैं, बताओ ये भी बोलने के बड़े अजीब सा लग रहा है, ओके, इंडिया का पार्ट है बाकी इंडिया, सरप्राइजिंग, ऑलराइट, सैड, आइदर वेज। तो ये जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं, हम इंडियंस, वो वहां पर जाकर नहीं ले सकते थे प्रॉपर्टी, वहां पर जॉब नहीं कर सकते थे एंड ऑल दैट, लेकिन कश्मीर के या जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स बाहर आके जॉब भी ले सकते थे और वेरियस स्टेट्स में उनको प्रॉपर्टीज भी हो सकती थी। वेरी स्ट्रेंज, क्लास विद इन अ क्लास अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ वन नेशन। आइदर वेज, मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। आगे फिर बहुत सारे ये था कि यूनियन केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन में स्टेट से बिना पूछे लॉस बना सकता है, बाकी सब में उनको स्टेट से लेना है। डीपीएसपीज एप्लीकेबल नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल नहीं थे, कश्मीर अपना सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था और अपना फ्लैग बना सकता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये जो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पार्ट 21 में क्यों डाला? Why did you put it in part 21? Part 21 तो टेम्पररी था ना। This is the crux of this entire argument. Part 21 टेम्पररी था, टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 370 डाला गया। सवाल यह होता है कि सर टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पररी है? जी टेम्पररी इसलिए बोला गया इसको, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस। टेम्पररी इसको इसलिए बोला गया बिकॉज 1952 में कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। 1952 में, ओके, करण सिंह ने वहां पर जब बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1952 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। हमारा बन चुका था 1950 में। केयरफुली ऑब्जर्व दिस, 1952 से लेकर 1957 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर ने काम किया। 1957 में जब वो काम खत्म हो गया, उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक जवाब का इंतजार था। डू यू और डू यू नॉट एक्सेप्ट, डू यू और डू यू नॉट एक्सेप्ट दैट कश्मीर विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर उनका आया यस, और क्योंकि आंसर आया यस और आंसर आ ये भी सकता था नो, ओके, लेकिन उनका आंसर आया यस। माय डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फैसले का इंतजार था, केवल उतने इंतजार के लिए आर्टिकल 370 बनाया गया था, और केवल उतने इंतजार के लिए आर्टिकल 370 क्योंकि बनाया गया था, इसलिए उसको टेम्पररी प्रोविजंस में डाला गया था। उसका बिजनेस, द बिजनेस ऑफ आर्टिकल 370 शुड हैव एंडेड
on that day that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir decided yes. So the point here is, let us understand कि जब इस आर्टिकल 370 को हटाया गया, so first understand the points here. It says Article 370 was intended to be temporary until the Jammu and Kashmir Constituent Assembly decided its fate. So the point here is कि ये एक, और ये तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये तो डिफेंडर्स भी नहीं बोल रहे, ये तो रिस्पोंडेंट्स भी नहीं बोल रहे, तो पिटिशनर्स खुद मान रहे कि उसका काम ही ये था कि इट हैड टू गो अवे. नाउ द सिचुएशन हियर इज वी विल नाउ हैव टू गो टू आर्टिकल 370. तो ये मैंने सारी की सारी चीजें तुम्हें बताई हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्या होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप इसको आराम से देख सकते हो, राइट? और मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे. नाउ 5th August 2019, फास्ट फॉरवर्ड टू 5th August 2019. 370 को किसी ने टच ही नहीं किया. 1957 में अनफिनिश बिजनेस हो गया, किसी ने देखा ही नहीं. कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस का ही पोजीशन रहा, और इसकी वजह से बहुत सारे इंडिया का वन नेशन का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डाइसी था. दुनिया में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था. वी हैव नेवर सीन सच एन एग्जांपल जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनली किसी पार्ट ऑफ कंट्री को, जो कि हमारा इंटेग्रल पार्ट है, उसको हमने कुछ और स्टेटस दिया हुआ है. आइदर वेज वी हैड टू रिजॉल्व दिस. ऑन 5th August 2019 को आर्टिकल 370 को इस बड़े दिन में इसको हटा दिया गया, इसको एब्रोगेट कर दिया गया. अभी मैं फिर इसको टेक्निकली नहीं समझा रहा हूं कि ये एब्रोगेट नहीं हुआ था. अदरवाइज तो अब सवाल कुछ और ही आ गया. सवाल ये आ गया कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हो कैसे नहीं सकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 370 में यह भी प्रोवाइडेड था कि आर्टिकल 370 को हटाया कैसे जा सकता है. लिसन टू मी, 3 वर्ड्स. 370 को हटाने के लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जरूरत है, 1. बट प्रेसिडेंट साहब को यह ऑर्डर देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर की परमिशन चाहिए. अरे दुख हो गया है. क्यों? क्योंकि 370 में जो प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बिना आ नहीं सकता. दिक्कत ये हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो 1957 में डिसॉल्व हो गया. तो लोगों को यह लगने लग गया जी जिस परमिशन के बिना आपका ये काम हो ही नहीं सकता. इसका मतलब है अब उस टाइम पे जो था वो था, लेकिन यू हैव मिस्ड द बस जी. उस दिन 1957 में फैसला कर लेते, अब तो हुआ नहीं. यहां पर एक मेजर टेक्निकल इशू उठ गया कि क्या ऐसा चीज हो सकता है कि आप जो चीज फाउंडिंग फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बाबा साहेब ने उस टाइम पर इसको टेम्पररी बनाया था, वो जस्ट बिकॉज तुमने एक बस मिस कर दी, तुमने हिस्टोरिकली एक गलती कर दी, अब वो परमानेंट हो गया. ऐसा थोड़ा होता है. और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली. अब मैं ये लास्ट पैराग्राफ दिखा रहा हूं तुमको ऑफ दैट नोटिफिकेशन ऑफ 5th August 2019, और यहां यूज किया गया आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जी ये 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स होती है. 367 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी वर्ड का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. तो वो 367 के अनुसार उन्होंने इसमें इंटरप्रिटेशन किया. तो मैंने ये क्या किया है, जो लास्ट पैराग्राफ है ऑफ दिस ऑर्डर जिसमें साइंड है प्रेसिडेंट साहब और श्री रामनाथ कोविंद जी के, उस टाइम के प्रेसिडेंट, उसको मैंने इस टाइम पर हाईलाइट किया है. सो आई जूम्ड इट. उन्होंने क्या किया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर 370 सब क्लॉज 3, जिसमें यह बात बोली जा रही थी कि प्रेसिडेंट साहब को परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट. उस वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट का मीनिंग हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. 367 को यूज करके ध्यान से क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये पूरी कथा इस क्वेश्चन के लिए रखी जा रही थी. तो 370 में जो लिखा गया था कि प्रेसिडेंट साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की परमिशन लेनी है, उसके जगह अब वर्ड यूज किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. ये अलाउड है, ऑब्वियसली अलाउड है. कहां से प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. तो 5th August 2019 को जो इतना बड़ा फैसला लिया गया वो ऐसे नहीं ले लिया गया कि यार हम जो मर्जी बोल देंगे. अ कंप्लीट ड्यू प्रोसेस वाज फॉलोड.
एंड द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ 5 अगस्त 2019 कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। खोल के देख लो अभी के अभी कॉन्स्टिट्यूशन तुमको मिल जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये मुमकिन था एंड इसीलिए मुमकिन था, इसीलिए किया गया था। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स फिर बाद में आए कि जी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से भी कहां परमिशन लिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तो उस टाइम पर डिसॉल्व था। Now that is the easy part actually. Okay, in technical terms that is an easy part because उस टाइम पर legislative assembly of the state dissolved था, president rule लगा हुआ था। और जब president rule लगता है तो please understand, एक बार खोल के देख लो president rule। president rule में सिंपल सी बात होती है कि when there is a president rule of the state, the executive powers are assumed by the president and the legislative powers of the state are taken by the president and given to the parliament and the parliament by authority of law can make any law। तो वो तो सिंपल सा पार्ट था। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ओहो ये कैसे हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट टेक्निकली स्पीकिंग देयर वाज नथिंग रॉन्ग ऑन दिस। हाउएवर जिन्होंने चैलेंज करना था सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रीड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट रेड द कॉन्स्टिट्यूशन सो वेरी वेल एंड फाइनली इट सेल्ड थ्रू। आइदर वेज तुम्हारे लिए जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है दे कम ओवर हियर। रेडी? सो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास ये आ सकता है और वो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 370 कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए सब पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी गुड। फिर तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि पार्ट 21 में कौन से प्रोविजंस होते हैं, या फिर ऐसा घुमा के आ सकता है टेम्परेरी ट्रांजिएंट प्रोविजंस कहां पर आते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तुम आंसर दे देना कि जी ये पार्ट 21 में आते हैं। फिर तुम्हें हो सकता है आर्टिकल 367 से क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 367 किसकी पावर है, बोलना प्रेसिडेंट साहब की पावर है। और प्रेसिडेंट साहब की पावर ये है कि ही कैन इंटरप्रेट एनी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी वर्ड्स और फ्रेजेस एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स टाइप क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें यह बात पता चल सकती है कि कौन से एक्ट ने प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी थी, तो बोल देना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने ये सारी की सारी चॉइस दी थी। दिस इज इन एटलीस्ट इन सो फार एज पॉलिटी प्रीलिम्स इज कंसर्न। मेंस में ऑब्वियसली दे कैन बी आस्किंग यू फार मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, डज इट अफेक्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट नॉट। Obviously, I'm sure you are in a better zone to answer this question. So, ये observations of the court थे, and I'll just read it out once. तुम्हारे सामने ही है, तो you can understand this. It is worth considering why Article 370 was placed in Part 21 of the Constitution. ये Honorable Supreme Court के खुद के words है, which contains temporary, transitional, and special provisions if it were to become permanent after 1957. So, the point here is कि it is very, very important that we appreciate. Does this imply that there is a provision of the Constitution in addition to the basic structure which is beyond Parliament's amending authority? Article 370 subclause 3 outlines a mechanism for de-operationalizing it, making it difficult to argue that it is a permanently entrenched and cannot be changed. तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं तुम्हें एक बटन दे देता हूं, अगर मैं एक तुम्हें मशीन बना के देता हूं, बाकी सारी मशीनें नॉर्मल है, राइट, ये मशीन चल रही है जी, अपना काम करिए। दूसरी मशीन है वो चल रही है, अपना काम करिए। तीसरी मशीन में मैं उस मशीन में एक रेड कलर का बटन दे देता हूँ और मैं बटन देता हूँ, ये बटन दबाओगे उसी टाइम ये मशीन टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो तुम समझ ही सकते हो ना कि जो बनाने वाला था उसका इंटेंशन ये था कि एक दिन इस मशीन को टुकड़े टुकड़े होना है, इस मशीन को हटना है। तो किसी और आर्टिकल में, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, किसी और आर्टिकल में ये वर्ड तो नहीं लिखा गया कि यार ये बटन दबा देना, ये क्लॉज दबा देना और उसके बाद ये इनऑपरेशनल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं था। केवल 370 में 370 सब क्लॉज 3 दिया हुआ था, जिसमें ये दिया हुआ था कि यार ये कर देना, ऐसे कर देना, ये इसका प्रोसेस है, अगर ऐसा हो गया तो ये अपने आप डी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, इसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, ये टेम्परेरी है। तो इसी से मुझे समझ में आता है, देखो जब लॉ इंटरप्रेट करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाउंडिंग फादर्स का, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एटलीस्ट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू छोटे छोटे टॉपिक्स। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज पोस्टल बैलेट। ये पोस्टल बैलेट का भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अभी अभी रिसेंटली आ रहा है। सो ये न्यूज कब की है, ये न्यूज ही नहीं मिल रही। हाँ, ये 23 अप्रैल 2024, तो बड़ी करीबी न्यूज है। सो पोस्टल बैलेट वोटिंग, बिकॉज ये इलेक्शन ईयर है, वी आर ऑलरेडी इन द मिड्स ऑफ द इलेक्शन, तो आई एम श्योर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां लिखा है पोस्टल बैलेट वोटिंग, एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस फॉर लोकसभा इलेक्शंस, एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स जस्ट फटाफट रैप योर हेड। नाउ दिस प्रॉब्ली इज छोटे छोटे टॉपिक्स बट यू शुड नो दिस।
तो पोस्टल बैलेट क्या होता है? इट इज एक्चुअली वोट फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमारे वोटर्स है, लेकिन वोटर्स होने की जगह उनको यूनिवर्सल एडल्ट सफराज अपना प्रोसेस करने का हक है, लेकिन वो कर नहीं पाते ना। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो हो सकता है इस टाइम पर इलेक्शन ड्यूटी पे हो, डिफेंस पर्सनल है जो इस टाइम पे बॉर्डर पे हो, देश की सुरक्षा में हो, या फिर और बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे कुछ कंडीशंस बताए गए हो, वही एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन है, सो माइट एज वेल जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस पार्ट। सो एलिजिबिलिटी में क्या है कि पहले था ओवर 80, अब उसको 85 किया गया। एक्चुअली यही इस करंट अफेयर का रीजन था कि अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन करके इसको अबव 85 किया। सीनियर सिटीजन तो ठीक है, लेकिन अबव 85। फिर वोटर्स विद डिसेबिलिटी, जब तुम्हें याद होगा जब बिहार का चुनाव चल रहा था इन द मिड्स ऑफ कोविड-19, उस टाइम पर भी ये प्रोवाइड किया गया था। तो कोविड-19 के ऐसा कुछ इवेंट्स में हुआ। और फिर दोस्त जो आर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑब्वियसली दोस्त आर ऑन इलेक्शन ड्यूटीज, उनको पोस्टल बैलेट करते हैं। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टल बैलेट का मतलब होता है वो जो वोटिंग का पेपर होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तुम चॉइस करोगे, जिसमें चॉइस भरोगे, वो भी रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी तुम्हारे घर भेजेगा बाय पोस्ट। और उसी तरह से जब तुम भी अपना रिप्लाई भेजोगे तो तुम वापस भेजोगे टू द रिटर्निंग ऑफिसर बाय पोस्ट। इसमें पोलिंग बूथ आ ही नहीं रहा है। So this is a very interesting concept. This is actually vote from home. That is why it is called as a postal ballot. So postal ballots are those, please understand, इसमें दोनों आवागमन दोनों तरफ से it is because of post. Electors receive their ballot papers through mail as well as return them through the same way. And आपको एक बार भी पोलिंग बूथ में प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं है। सो यू नीड नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट। ये है पोस्टल बैलेट। एलिजिबिलिटी फटाफट याद कर लेना। ओके, इट इज सर्विस वोटर्स, इट इज सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन में अभी 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 85 की एज हुई है, तो ये भी तुम देख सकते हो। सो इफ यू नोटिस ऑन दिस, ओके, सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर थिंग ऑफ द पोस्टल बैलेट। एक और लगे हाथ तो एक फटाफट एक करंट अफेयर और बता देता हूं। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ टाइम अवेलेबल। सो एक होता है एग्जिट पोल। अब ये एग्जिट पोल पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? एग्जिट पोल होता क्या है? आमतौर पे क्या होता है, देखो जब हम लोग वोटिंग करते हैं तो हमारा सीक्रेट बैलेट होता है। वी आर नॉट सपोज टू बी आस्क्ड एंड वी आर नॉट सपोज टू, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं बताऊंगा कि जी मैंने किसको वोट किया, मैं नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है। लेकिन यू नो जब भी इलेक्शन हो रहा होता है तो देयर इज ऑलवेज अ गेम, यू नो, कि हम लोग गेस करने की कोशिश करते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको वोट करे। तो होता गया था, अभी तो ये बहुत रेगुलराइज हो गया। व्हेन इट अर्लियर स्टार्टेड, जब मीडिया का नया नया स्टार्ट हुआ था, तो सिचुएशन ये हुई थी कि लोग ना बाहर आ रहे होते और बाहर मीडिया से पूछ रहे, मीडिया उसको पूछ रहे तुमने किसको वोट किया, तुमने किसको वोट किया। तो उससे क्या होता है, वो कोई कोई पताने लग जाता है। अब वो जो जैसे जैसे पताने लगता है तो एक छोटा मोटा गेस मारा जाता है। और देखो ये सब्जेक्टिव होगा, किसी को लगेगा कि यू नो हो सकता है ना बाय चांस उसने 5 लोगों से, उस जर्नलिस्ट ने पूछा, 5 ने ए पार्टी का नाम ले लिया, किसी और ने पूछा 5 का, उसने बी का ले लिया, किसी ने एक फेयर मिक्सचर बोल दिया। ये तो रैंडम है, तो सर्वे ना, उसको उठाकर ये मीडिया में डाल देते थे। अब इलेक्शन चल रहा है, लोग अभी तक गए नहीं है, अभी जाएंगे, दोपहर के बाद जाएंगे, तो मीडिया में वो सुनते जा रहे, ओहो ए पार्टी जीत रही है, ना 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 बी पार्टी जीत रही है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड क्या होता है कि व्हेन द इलेक्शंस हो रहा था तो अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्चुअली फिक्स्ड नहीं होते, वो ट्रेंड कभी भी बदल जाता है। यू नो 10% शायद ए की तरफ पक्का ही बैठे हुए, 10% शायद बी की तरफ पक्का ही बैठे, लेकिन अब वास्ट मेजॉरिटी अभी तक माइंड बना के नहीं बैठी होती, वो लास्ट में हो रही होती। ह्यूमन बींग्स आमतौर पे हर्ड मेंटालिटी के लोग होते, यू नो, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। वी जैसे क्या जो सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, इसी वजह से ट्रेंड आता है, इसी वजह से फैशन आता है, इसी वजह से म्यूजिक चॉइसेस होती है, इसी वजह से क्लोथ चॉइसेस होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रहा है, अब मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, ओहो, एक मीडिया हाउस ने बोला, बड़ा फेमस मीडिया हाउस है, उसने बोला यार ए पार्टी जीत रही है। अब जितने लोग वो बीच में सोच रहे थे, मझदार में थे, बोले ए जीत रही है, चलो हम भी ए को दे देते। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस माइट बी कंसिडर, अब ये कभी कभी ईमानदारी से हो सकता है और कभी कभी दिस कैन बी यू नो मैनिपुलेटेड। Either ways this can be understood as manipulation and either ways it can be understood as undue process or unfair influence on the voters. So this is the entire situation जिसको avoid किया गया अंडर सेक्शन 126A of the Representation of People's Act of 1951 कि एक समय दिया गया है, जैसे ये इसमें टाइम दिया गया है कि जून 1 को है, तो ये क्या इसका मतलब क्या है, वो बोले पहले पोलिंग हो जाने दो 6:30 PM, 7 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, 7 बजे शुरू हो रही है, 6:30 बजे तक बंद हो रही है, पहले सारी पोलिंग बंद हो जाने दो।
पहले पोलिंग बंद होगी, उसके बाद ही तुम कुछ अपना एग्जिट पोल रिलीज करो। मना नहीं कर रहे, लेकिन तब रिलीज करना। अब भी तुम प्लीज डिस्टर्ब मत करना। तुमने एग्जिट पोल किया, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, एंड अगर ये तुमने किया तो ऑब्वियसली बिकॉज दिस विल बी अंडरस्टूड। सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आया मेंस में तो तुम्हारे पास है। तो मैंने तुम्हारे सब कुछ ये पढ़ा रही है, प्रैक्टिकली क्लास की तरह जा रही है, ये हार्डली यूट्यूब में जिस तरह से ऊपर से हवाबाजी में पढ़ाया जाता है वैसा नहीं है। एग्जिट पोल्स आर सर्वेस कंडक्टेड विद वोटर्स एज द एग्जिट पोलिंग स्टेशंस। देयर पर्पस इज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रेफरेंसेस and voter characteristics, providing preliminary insights into election results before the official announcements. So this can be an asked question. So I hope you have enjoyed this entire discussion. Okay, in this limited period of time हम लोगों ने इतने सारे करंट अफेयर्स कर लिए, एंड नन ऑफ दिस करंट अफेयर्स को मैंने सिर्फ ट्रिविया की तरह किया। आई एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम, आई ऑल्सो गिव यू द पोटेंशियल एमसीक्यूज ऑफ दिस रिलेटेड। इस तरह से पढ़ना होता है माय फ्रेंड्स। देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट इतने डेप्थ में पढ़ लो कि यूपीएससी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तुम लोग तैयार हो। आमतौर पे लोग टाइम पास करते हैं और वो तरीका ठीक नहीं है। सो एक और बार मैं आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूँ, वी इनवाइट यू टू दिस ह्यूज ऑफर 24,999 टू 24,999 में, which is a steal. It's like the kind of offer which hardly you see once in a lifetime kind of offer. 15 मंथ का अनअकैडमी का हमारा जो पूरा कोर्स है वो आपको अवेलेबल होगा, और ये इस कोर्स के बड़े फायदे होते हैं। इसमें अनलिमिटेड एक्सेस होता है, सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। इट इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सो लेकिन एक बात याद रखना, मैं इससे पहले ये बोल देता हूँ, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसलिए इसका ऐसे मत इंतजार करना कि ये परमानेंट प्राइस ड्रॉप है। प्लीज मेक श्योर इसका जल्दी से फायदा उठा लो। मेनी कोर्सेज आर कमिंग, make sure that you don't miss this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.